नमस्कार बच्चों। तो आज का जो हमारा विषय है वो शमशेर बहादुर सिंह जी की लिखी हुई कविता है उषा। तो ये जो कविता है इसमें जो प्रातःकालीन समय में आसमान में जितने भी परिवर्तन आते हैं, प्रकृति के जो रंग हैं, जो गति है, उसको शब्दों से बांधने की शमशेर बहादुर सिंह जी ने बड़ी सफल कोशिश जो है वो की है। ये वो समय होता है जब रात और दिन मिलते हैं। तो ये जो बीच का समय है वो एक तरह से आपका भोर है। रात खत्म नहीं हुई होती और दिन शुरू नहीं हुआ होता। रात के खत्म होने और सूर्योदय होने के बीच का जो समय है उसको भोरकालीन समय या उषा बेला जो है वो कहा जाता है। तो इस कविता में देखिए, जो उषा कविता है उसमें प्रकृति में होने वाला परिवर्तन मानवीय जीवन चित्र बनकर अभिव्यक्त हुआ है। यानी कि प्रकृति में जो जो बदलाव हो रहा है उसको मानव के जीवन से जोड़ा गया है। आसमान में होने वाले हर एक परिवर्तन को जो है वो धरती में मनुष्य के जीवन से उसको जोड़ के देखा गया है। प्रस्तुत कविता उषा सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है। भोरकालीन समय में जब सूर्योदय हुआ नहीं होता है उससे पहले आसमान में जितने भी परिवर्तन आते हैं, प्रकृति में जो भी बदलाव होते हैं, उनका जो है वो शब्द चित्र यहाँ पे खींचा गया है। जब आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि यहाँ अनेक बिंबों का प्रयोग हुआ है। भाषा चित्रात्मक है। एक एक पंक्ति, एक एक चित्र जो है वो हमारे मन मस्तिष्क में अंकित करेगी। शमशेर ऐसे बिंब धर्मी कवि हैं जिन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों से बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। अब शमशेर बहादुर सिंह जो है वो बिंब धर्मी कवि हैं। नए नए बिंबों का इस्तेमाल करना, नए नए प्रतीकों, नए नए उपमानों का इस्तेमाल करना इनकी विशेषता रही है। कहा भी जाता है कि जो हमारे ये कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह जी, अगर हम विचार की बात करें तो विचारों से ये प्रगतिवादी हैं, और शिल्प की बात करें तो शिल्प से ये प्रयोगवादी है। जहां नए नए प्रयोग किए जाते हैं, तो यहां भी इन्होंने जितने उपमान या प्रतीक लिए हैं वो सारे के सारे ग्रामीण परिवेश के प्रतीक हैं। तो ग्रामीण जीवन से प्रकृति के परिवर्तनों को जोड़ा गया है। कभी भोर के आसमान का मूक दृष्टा नहीं। वो सुबह जो आसमान होता है, भोरकालीन आसमान, उस समय के रंगों और गति का मूक दृष्टा नहीं है। मतलब वो उसको एक आम दर्शक की भांति नहीं देखता, बल्कि वो भोर की आसमान की गति को धरती के जीवन भरे हलचल से जोड़ने वाला सृष्टा भी है। वो कवि है, सृजन करना उसका काम है, और आसमान में होने वाले हर परिवर्तन को उसने मनुष्य के जीवन से जोड़ के सृजन किया है। वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है जो गांव की सुबह से जुड़ता है। क्यों? क्योंकि वहां सिल है, राख से लिपा हुआ चौका है, स्लेट की कालीमा है, उसके ऊपर चाक मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ हैं। यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहां रंग है, गति है, भविष्य की उजास है, यानी कि उज्जवल भविष्य की कामना है, और हर कालिमा को चीर कर आने का एहसास कराती उषा है। निराशा, उदासी कुछ समय की मेहमान होती है, अंधेरा भी वैसे ही है, और कभी न कभी वो जरूर खत्म होता है। उषा जो है यही एहसास कराती है कि हर काली रात के बाद एक चमकीली सुबह आती है। तो चलिए कवि के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो शमशेर बहादुर सिंह हैं, इनका जन्म 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून में हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूं नहीं मैं, इतने पास अपने, बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा इन्होंने उर्दू हिंदी
कोश का संपादन भी किया है। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा कबीर सम्मान से नवाजा जा चुका है। इनकी जो रचना थी चुका भी हूं नहीं मैं, इसके लिए इनको जो है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। सन 1993 में दिल्ली में जो है वो इनकी मृत्यु हुई। अब चलिए कविता को देखते हैं। कहता है कि प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। अब यहां दो शब्द चित्र हैं, एक शंख वाला और दूसरा चौके वाला। भोर के समय जो आसमान था उसका रंग गहरा नीला था, और इस गहरे नीले रंग की तुलना जो है, उपमा जो है एक तरह से, वो पवित्र शंख और चौके के साथ की गई। अब देखिए, वो कहता है कि इस प्रातःकालीन जो आसमान था वो बहुत नीला था, गहरा नीला था। ऐसा लग रहा था मानो कोई शंख हो। अब आकाश का जो रंग है वो शंख के रंग के समान गहरा नीला था, एक अर्थ तो ये भी है। दूसरा अर्थ यह है कि भोरकालीन जो वातावरण था, जब आसमान गहरा नीला था, बड़ा पवित्र था, ठीक वैसे ही जैसे शंख पवित्र होता है। शंख पवित्रता का प्रतीक है, हर पवित्र कार्य में इसका इस्तेमाल होता है। जब भोर हुई तो कहता भोर के समय नीला रंग थोड़ा मंद पड़ गया, वातावरण में नमी दिखाई पड़ने लगी। तो कवि ने उसको किस चीज से बांध दिया कि वो राख से लिपा हुआ चौका है। चौके के दो अर्थ हैं, एक जो हम रंगोली टाइप कुछ बनाते हैं, और दूसरा चौका यहाँ रसोई घर से है। स्त्री जब सुबह उठती है तो उसको पहले राख या मिट्टी का घोल बना के उस चौके को लीपती है, पोतती है, और उससे वो चौका जो है वो पवित्र होता है। पुराने समय में गांवों में जब कोई व्रत वगैरह करता था तो भी जब प्रसाद या कुछ चढ़ावा बनाना है तो उससे पहले उस राख या मिट्टी या गोबर डाल के उस चौके को जो है वो उसकी लिपाई पुताई की जाती थी, उससे वो जगह पवित्र हो जाती है, ऐसा माना जाता है। तो आसमान का जो रंग बदला, अब आसमान हल्के राख के रंग जैसा नजर आ रहा है, और उसमें नमी भी है, शीतलता भी है, पवित्रता भी है। तो उसको हमने जोड़ दिया राख से लिपे चौके के साथ, जो अभी गीला पड़ा है। अब गीला होने का मतलब उसमें नमी अभी बरकरार है, और यह भी दर्शा रहा है कि वो क्रिया अभी अभी हुई है, गतिशीलता का प्रतीक। तो ये कोष्ठक में जब भी कोई पंक्तियां रखी जाती हैं, वो अतिरिक्त अर्थ बताने के लिए या पहले बताए गए अर्थ को और स्पष्ट करने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। तो यहां दो शब्द चित्र, गहरे नीले आकाश की तुलना शंख से की गई, कारण पवित्रता भी है और कारण नीला रंग भी है। फिर आसमान का रंग थोड़ा बदला, वो हल्का राख के रंग जैसा हुआ, तो उसकी तुलना राख से लिपे चौके से की गई, जो शीतल भी है, पवित्र भी है, क्योंकि आसमान का वातावरण भी उसी तरह का है, और आसमान वातावरण में नमी है, तो इसलिए वो जो चौका है वो अभी गीला पड़ा है, ऐसा कहा गया। अब इस पद्यांश का अर्थ देखिए। कहता है कि कवि गांव के भोर के सुहावने दृश्य पर मोहित हो जाता है। भोर होते ही रात का अंधेरा दूर हो जाता है, और गहरे नीले आकाश के श्वेत बादल, श्वेत सफेद रंग के बादल सुंदर पवित्र शंख के समान दिखाई देने लगते हैं। ठंडी हवा चलने के कारण वातावरण में फैली शीतलता उस तरह प्रतीत होती है मानो कोई गृहिणी रसोई घर के चौके को लीप पोत कर स्वच्छ एवं पवित्र बना देती है। वहां की नमी अभी भी बनी हुई है। तो यहाँ ये अर्थ भी आप लगा सकते हैं कि आसमान का नीला रंग था, तो उसकी जो तुलना है वो शंख के साथ की गई, रंग के कारण, पवित्रता के कारण। उसके बाद
हल्का राख के रंग की तरह वो आसमान दिखने लगा, तो हमने उसकी तुलना राख से लिपे हुए चौके से की, जहां गृहिणी जो होती है सुबह उठने के बाद कुछ भी बनाने से पहले मिट्टी, राख या गोबर का लेप बना के, घोल बना के उससे चौके को, रसोई घर को लीपती है, जिससे वो पवित्र हो जाता है। तो ये एक तरह से ग्रामीण परिवेश का शब्द चित्र है, क्योंकि यहाँ देखिए शंख, ये भी गांव में ही ज्यादातर इस्तेमाल होता है। चौका लीपने की बात हुई तो ये तो पूरी तरह गांव में ही ऐसा होता है। तो ये ग्रामीण परिवेश के उपमान यहाँ पे लिए गए हैं। अब अगला शब्द चित्र देखिए, रंग बदल रहे हैं, प्रकृति में बदलाव हो रहे हैं। कहता बहुत काली सिल जरा से, लाल केसर से की जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। अब आसमान में रंग बदले, हल्का सा सूर्य निकलने लगा तो चारों तरफ जो लाली है वो छा गई। तो उसको धरती के जीवन से कैसे कवि ने जोड़ा है, वो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि पहले आसमान काली सिल की तरह था। सिल जिसपे गांव में मसाले वगैरह पीसे जाते हैं या चटनी वगैरह बनाई जाती है, पत्थर का एक टुकड़ा होता है। तो आसमान काला था इसलिए काली सिल जैसा लगा, और फिर जब सूर्य निकला तो वहां लाली छा गई। तो उसके लिए कवि ने कहा कि उस काली सिल पे मानो किसी ने केसर पीस के उसको धो दिया हो, और केसर की लालिमा की वजह से वो सिल भी जो है वो लाल हो जाती है। तो ये संभावना व्यक्त की गई है यहाँ पे, एक तरह से उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहां भी संभावना व्यक्त की जाएगी वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। फिर जब और रंग बदलता है तो कवि कहता है कि स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। अब लाली और गहरी हो गई, तो कवि कहता है कि जो काली स्लेट है, जिसका संबंध काले आसमान से है, उस पे मानो किसी बच्चे ने क्या किया हो, लाल खड़िया मिट्टी से उस स्लेट पे रंग मल दिया हो। तो इशारा आसमान की लाली की तरफ है। लिखा है कि हल्के अंधेरे में पूरब की ओर से आती हुई जादुई लाली धीरे धीरे नीले आकाश एवं वातावरण की नमी पर अपना प्रभाव जमाने लगती है। आकाश ऐसा जान पड़ता है मानो काली सिल पर लाल केसर पीस कर उसको धो दिया हो और उसकी लाली अभी उतरी ना हो, वो सिल भी लाल हो गई हो। धीरे धीरे आकाश में लाली बढ़ती जाती है। आकाश का रंग ऐसा जान पड़ता है मानो बच्चे अपनी काली स्लेटों पर लाल खड़िया चौक मल रहे हों। तो यहां ये शब्द चित्र, दो शब्द चित्र लिए गए, एक काली सिल और लाल केसर वाला, दूसरा काली स्लेट और लाल खड़िया मिट्टी वाला। इसको और समझते हैं आसानी से। अब ये आपकी काली सिल और स्लेट भी लगभग ऐसी ही होती है, आगे दिखाता हूं मैं आपको। तो जब आसमान इस तरह का काला होगा तो इसको इससे जोड़ा गया, और ये सुबह के समय की लाली जब सूर्योदय होने वाला होता है तो इसको लाल खड़िया मिट्टी और लाल केसर से जोड़ के देखा गया। ये देखिए, सिल की बात करें तो सुंदर आकृति से बनाया हुआ पत्थर का एक टुकड़ा, जो गांव में मसाले वगैरह पीसने के लिए काम में लाया जाता है। पहले ग्राइंडर नहीं होते थे तो इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता था। केसर की, ये आपकी सिल ही है, सिलवट्टा। केसर की बात करें तो कश्मीर में पाए जाने वाले एक पौधे के फूल का सूखा हुआ रेशा, जो अपने विशिष्ट गुणों से भरपूर होता है। ये केसर का फूल है, इसे अंग्रेजी में सैफरन भी कहा जाता है। तो इस फूल, ये खेती की गई है इसकी, और ये जो आगे वाला हिस्सा है इसको तोड़ के सुखा के जो है वो केसर बनाया जाता है। बहुत कीमती होता है और खाने की बहुत सारी चीजों में इसका इस्तेमाल होता है। ये वो स्लेट है, एक प्रकार की पतली मुलायम चट्टान का बना हुआ सुडोल रूप, जिस पर गांव के बच्चे लिखते हैं। तो ये वो स्लेट,
जिस पे हम भी कभी लिखा करते थे, तो आजकल इसका इस्तेमाल ना के बराबर है। और ये लाल खड़िया चौक, चौक आप जानते ही हैं। तो यहां बताया गया कि मानो बच्चे ने उस स्लेट के ऊपर ऐसे लाल खड़िया मिट्टी मल दी हो, तो काली स्लेट भी कैसी नजर आने लगी, लाल खड़िया मिट्टी की तरह। तो ये आसमान की लाली का जो जिक्र है वो किया गया है और उससे जोड़ के इसको संभावना व्यक्त की गई है। तो यहां भी उत्प्रेक्षा अलंकार है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये वही तस्वीरें हैं, ये सिल आ गई आपकी और ये केसर। अंतिम पद्यांश इसका देखिए। अब रंग जो है वो धीरे धीरे गायब होने लगते हैं, क्योंकि रात खत्म हो रही है और सूर्योदय हो रहा है। तो उस समय कैसा वातावरण होता है और उसको धरती से कैसे जोड़ा गया, उसको देखिए कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। अब इसको समझिए, वातावरण में जो लालिमा थी वो थोड़ी सी खत्म हुई, सूर्य थोड़ा और ऊपर चढ़ा और उसकी जो श्वेतता थी, जो सफेद रंग था, जो चमक थी, वो वातावरण में फैलने लगी। तो सूर्य की रोशनी जब वातावरण में फैलने लगती है, धीरे धीरे जो रंग हैं वो समाप्त होने लगते हैं। तो कहते हैं कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, अर्थात आसमान नीला था, सूरज निकल रहा है तो उसकी रोशनी से वो चमक रहा है, जगमगा रहा है। तो कवि ने संभावना व्यक्त की कि ऐसा लग रहा है कि मानो कोई तालाब या नदी है जिसमें से एक गौरी स्त्री जो है वो नहा के बाहर आ रही है। अब ये वहां सूर्य बाहर आ रहा है और यहाँ एक गौरी स्त्री, क्योंकि वहां सूरज की चमक है और यहाँ गौरी स्त्री के रंग की जो है वो चमक, आभा जो है वो वहां दिख रही है। उसने लिखा है कि भोर के समय जब आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है और सूरज की श्वेत मतलब सफेद रंग की जो आभा है, जो चमक है, वो दिखने लगती है, तो उस समय का जो सौंदर्य है वो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो नीले रंग के जल में किसी सुंदरी की देह, देह मतलब शरीर, झिलमिला रहा हो, वो मानो वहां पे नहा रही हो। और कुछ समय के बाद जब सूरज उदित होता है, सूर्योदय हो जाता है, तो उषा के जो पल पल बदलते रंग थे, सौंदर्य था, वो छू मंतर हो जाता है, वो गायब हो जाता है और सूर्योदय हो जाता है और जो प्रकृति के रंग हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो इसी को उसने कहा कि जादू टूटता है उषा का, कि उषा का, भोर का जो जादू था, क्या जादू था, जो वहां पे रंग थे, गति थी, पल पल वहां की जो प्रकृति बदल रही थी, वो उषा का जादू था। एक के बाद एक रंग, कभी गहरा नीला है आसमान, कभी राख के रंग जैसा है, कभी काला है, फिर उसमें वो सूर्योदय होने पर, हल्का होने पे लाली आ जाती है, फिर चमक बढ़ जाती है। तो ये सारे के सारे रंग जो हैं सूर्योदय के होते ही समाप्त हो जाते हैं। तो इसी को उषा का जादू टूटना कहा। वो परिवर्तन, वो रंग, वो गति उषा का जादू थे, और जब सूर्योदय हुआ तो वो सारे के सारे जो रंग थे वो अपने आप समाप्त हो गए। तो उसको उषा का जादू टूटना कहा गया, क्योंकि सूर्योदय हो चुका था, या सूर्योदय जो है वो हो गया। तो यहां भाषा की बात करें तो भाषा जो है वो खड़ी बोली है, एक तरह से बिंबात्मक है। कई बिंब यहां पे इस्तेमाल हुए, आपने देखा दृश्य बिंब, और ये सारे के सारे कैसे हैं, गतिशील हैं, परिवर्तनशील हैं, एक के बाद एक परिवर्तन आ रहा है। चित्रात्मक भाषा है, जब भी हम पढ़ते हैं तो कोई ना कोई चित्र, राख से लिपा चौका, तो चौका लीप रही स्त्री नजर आती है, स्लेट पे खड़िया मलता हुआ बच्चा, सिल पे केसर पीसना, चित्रों से भरी हुई
भाषा है, अलंकारिक भाषा है। उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। वैसे भाषा जो है वो सरल है और लघु शब्दों का प्रयोग हुआ है। लघु शब्दों का प्रयोग आप देखिएगा, कोई भी जो एक तरह से आप इसका पद्यांश उठा के देख लीजिए, अब इसी को देख लीजिए आप, ये भी दो दो एक, तीन दो 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 एक दो, तो ऐसे आप देखेंगे कि छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, जहां या तो दो वर्णों के शब्द हैं या एक का है, तीन वाले तो बहुत कम है, तो इसको हम कहेंगे लघु शब्दों का प्रयोग जो यहाँ पे हुआ है। भाषा प्रभावपूर्ण है, गतिशील है और मुक्तक छंद का प्रयोग जो है वो इस कविता में हुआ है। थोड़ा सा अलंकारों को समझ लेते हैं। शंख जैसे भौर का नभ, यहाँ पे तुलना हुई है, कंपैरिजन हुआ है, इसलिए उपमा अलंकार है। जहां भी तुलना होती है वहां उपमा अलंकार होता है। राख से लिपा हुआ चौका, कि आसमान जो है वो किसकी तरह लग रहा है, राख से लिपे हुए चौके की तरह, तो यहां भी तुलना हुई, उपमा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता, जहां पे भी संभावना व्यक्त की जाती है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो, कि ऐसा लग रहा है कि मानो काली सिल पे किसी ने केसर पीस के उसको धो दिया हो, संभावना व्यक्त की गई। ऐसे ही स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने, कि मानो काली स्लेट पे किसी बच्चे ने जो है वो लाल खड़िया मिट्टी मल दी हो। या नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, कि सूर्योदय जो हो रहा था वो दृश्य ऐसा था कि मानो कोई गोरी स्त्री तालाब में से नहा के बाहर आ रही हो। तो यहां भी संभावना व्यक्त की गई है, तो जहां भी संभावना व्यक्त की जाएगी वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इस कविता में दो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, कि उषा का जादू टूटना किसे कहा है, तो वो आपको मैंने बता ही दिया। दूसरा, कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आपने दो चीजों का वर्णन करना है। एक तो ये बताना है कि ये जो कविता है वो ग्रामीण परिवेश की है, और ग्रामीण परिवेश की कैसे है, क्योंकि इस कविता में जितने भी उपमानों या प्रतीकों का प्रयोग हुआ वो सभी के सभी गांव में इस्तेमाल होने वाले हैं। चाहे वो शंख की बात हो, चाहे वो चौके को लीपने की बात हो, चाहे बच्चे को स्लेट देने और उस पर लिखने की बात हो, या सिलबट्टे की बात हो, या तालाब में नहाने की बात हो, ये सारे के सारे उपमान और प्रतीक जो हैं वो गांव में ही इस्तेमाल होते हैं। शहर में शायद ही किसी बच्चे ने कभी स्लेट का इस्तेमाल किया हो, किसी स्त्री ने चौका लीपा हो या सिलबट्टे का इस्तेमाल किया हो। तो इसलिए ग्रामीण परिवेश की कविता है। गतिशीलता कैसे है, क्योंकि एक के बाद एक कार्य जो है वो हो रहा है। स्त्री उठती है, फिर वो चौका लीपती है, सिलबट्टे का प्रयोग करती है, फिर बच्चा उठता है, फिर उसको स्लेट पकड़ाई जाती है। तो ये उज्जवल भविष्य की कविता भी है, कि गांव में भी जो है वो शिक्षा का प्रचार प्रसार धीरे धीरे हो रहा है, और गांव भी शहरों जैसी प्रगति जो है वो करने वाले हैं। ये कविता आशा की कविता भी है, जहां अंधेरा निराशा का प्रतीक होता है, और उसको चीर कर जो उषा है वो रात को समाप्त कर दिन की शुरुआत करती है। तो वैसे ही निराशा जो है वो खत्म होती है और आशा की शुरुआत होती है। तो
आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।